नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज पर ये बड़ी खबर। और बड़ी खबर में सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज जिस तरीके से देश के संसद में बजट सत्र की शुरुआत हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वे 2021-22 पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार के बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा दिया है। आर्थिक समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.5% के दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के मुताबिक आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रह सकती है। समीक्षा 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा भी दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई थी। वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपूर्ति पक्ष के मुद्दे पर केंद्रित है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या अनुमान जताए हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में देश की जीडीपी में 9.2% ग्रोथ का अनुमान है। 2022-23 के लिए देश की जीडीपी में 8 से 8.5% का अनुमान जो है वो जताया गया है। 2021-22 में कृषि सेक्टर में 3.9% ग्रोथ का अनुमान है। तो इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% ग्रोथ का भी अनुमान सर्वेक्षण में जताया गया है। सर्विस सेक्टर में 8.2% ग्रोथ का अनुमान जो है वो सर्वेक्षण में जताया गया है। तो जो सर्वेक्षण है उसमें साफ तौर पर देश की अर्थव्यवस्था के सुधरने की संभावनाएं जो हैं ये दिखाई दी रही हैं। और ऐसे में कल जब बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी तब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि इस बजट से क्या क्या राहत जो है वो देश के आम नागरिकों को मिलती हुई नजर आ रही। स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में लगी रोक को जारी रखने का फैसला लिया है। हालांकि आयोग ने चुनाव प्रचार पर लगी रोक में कुछ नरमी बरती है। अब 1000 लोगों के साथ सभा की इजाजत दी गई है। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन में भी पहले से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन में अब 10 की जगह 20 लोगों के साथ रहने की अनुमति दी गई है। वहीं इंडोर बैठक में 300 की जगह 500 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। आयोग ने पिछली बैठक में प्रथम और दूसरे चरण के लिए रैली की इजाजत दी थी, लेकिन 500 की संख्या सीमित की थी। कोरोना महामारी के कुछ कंट्रोल में आने के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक जनसभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी थी। पहले यह रोक 15 जनवरी तक थी, फिर इसे 22 जनवरी तक बढ़ाया गया और अब फिर इसे आगे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन आज चुनाव आयोग की स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जो पाबंदियां हैं बड़ी रैलियों को करने की वो 11 फरवरी तक के लिए लागू कर दी गई हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार आर पार के मूड में आ गई है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल सीट से नामांकन दाखिल किया है। अखिलेश यादव का यह पहला विधानसभा चुनाव है। नामांकन दाखिल करने के लिए अखिलेश अपने विजय रथ पर सवार होकर पहुंचे। रवाना होने से पहले अखिलेश यादव के रथ की हनुमान मंदिर में पूजा की गई। करहल सीट से मुलायम सिंह यादव भी विधायक रह चुके हैं। करहल पर 1993 से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। राजनीतिक विश्लेषक करहल को सपा की सबसे सेफ सीट मानते हैं। आपको बता दें कि करहल में 20 फरवरी को तीसरे चरण में मतदान होना है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज करहल से विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए नामांकन जो है भर दिया है। इस दौरान उनके चाचा रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर
समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से जो एक्शन मोड जिसको कहते हैं उसमें नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने करहल से पर्चा भरकर साफ संदेश दे दिया है कि वो न केवल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, बल्कि वो बतौर एक नेता आगे से नेतृत्व कर रहे हैं अपने तमाम साथियों का, और खुद भी विधानसभा चुनाव जो है लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर का करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से एसपी बघेल को उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव के नामांकन भरने के बाद एसपी सिंह भी पर्चा भरने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय कानून एवं राज्य मंत्री और आगरा से सांसद हैं। आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी भी रहे हैं। इसके अलावा एसपी बघेल यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश के पर्चा दाखिल करने के बाद एसपी सिंह बघेल भी नॉमिनेशन भरने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। एसपी बघेल ने नामांकन आज दाखिल किया है करहल की विधानसभा सीट से, और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सामने क्या बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है? ऑफिशियल घोषणा अभी तक तो नहीं है, लेकिन आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब का जाकर नामांकन दाखिल करना बिना पार्टी की मर्जी के संभव नहीं होगा। और सर, आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर में हैं, तो आपके पास तो इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए कि एसपी सिंह मुझे तो केवल इतना कहना है जी कि एसपी सिंह बघेल साहब ने नामांकन किया है तो किसी निर्णय के आधार पर किया होगा, नंबर एक जी। नंबर दो, एक बात और बता दूं। हाँ, लोग कहते हैं कि ये सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी की रही है 1993 से, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। कोई पहलवान या खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाता है और कभी कभी वो अपने रिकॉर्ड को खुद तोड़ता है, लेकिन दूसरा खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ देता है। इसलिए रिकॉर्ड तोड़ने का काम भाजपा करेगी। तो आपको उम्मीद है एसपी बघेल ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे? निश्चित तोड़ेंगे। हाँ, निश्चित तोड़ेंगे। लेकिन वाजपेयी जी, जिस तरीके से कल से कयास लगाए जा रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की बहू जो है अपर्णा यादव, उनको ही टिकट मिल सकता है करहल से, क्या मजबूरियां रही कि अपर्णा यादव को आप लोगों ने नहीं उतारा अखिलेश यादव के सामने? राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है, और जो इन्होंने पर्चा दाखिल किया है, ये अगर अंतिम प्रत्याशी रहेंगे तो निश्चित। नहीं, वाजपेयी साहब, अगर अपर्णा यादव सामने होती तो आपको नहीं लगता ये मुकाबला और दिलचस्प हो जाता? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है। मुकाबला तो दिलचस्प बनाता है प्रत्याशी और उसके कार्यकर्ता। कभी कभार देखते हैं किसी किसी खेल में कुछ नहीं समझ में आता, और आखिर होते होते जिसको हम समझ रहे हैं कि ये आउट हो जाएगा, वो जीत के निकल जाता है। वाजपेयी जी, जो एसपी बघेल हैं वो मुलायम सिंह यादव के एक समय सुरक्षा अधिकारी भी रहे हैं। क्या आप लोगों की कोशिश ये है कि एक वक्त जिस इंसान ने मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा की, आज उसका चक्रव्यूह वही इंसान भेजे? जो अगर उनके वो सुरक्षा अधिकारी रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज अखिलेश यादव जी के परिवार के या उनके दल के प्रमुख लोगों को अपने साथ लाकर उनकी व्यू रचना को भेजने का काम किया है जी। आज कानपुर जनपद के मशहूर पुराने कार्यकर्ता, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री श्री बेरिया जी भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। तो बिल्कुल हमें कोई चिंता नहीं है। अगर बघेल जी का और उनका चुनाव होगा तो बघेल जीतेंगे, और वो जीते इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रॉपर से काम करेगा। वाजपेयी जी, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, इस खेल की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की और आपके कई मंत्री और सांसदों को पहले अपनी तरफ किया, और इस बार पहली बार ऐसा दिखा कि बीजेपी प्रतीकात्मक रूप में खेलती हुई नजर आई।
4 साल 11 महीने उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में काम किया। हाँ। 12वें महीने में वो अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। अगर वो पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति को या एससी को टिकट दिलाने के लिए संघर्ष करते तो समझ में आती है। और उन नेताओं का खेल खोलकर सामने आ गया। और अब तो आरपीएन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में है जी, गए हैं वहाँ, तो वो जीतने के लाले पहुंच जाएंगे उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन बघेल साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है, जो सोशल इंजीनियरिंग 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, क्या कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उस सोशल इंजीनियरिंग में इस बार सेंध लगाई है? इस बात को आप मानते हैं? मेरा इतना ही निवेदन है कि बहुत लंबा समय नहीं है, 10 मार्च में जी सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी की मान्यता प्राप्त करेगी, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी या समाजवादी पार्टी की करेगी, ये तय हो जाएगा। जनता का आशीर्वाद हमें और हमारी, और आज से तो कमान खुद प्रधानमंत्री ने संभाल ली है वाजपेयी साहब। निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति सामान्य जन में श्रद्धा है। आदरणीय योगी जी के प्रति सामान्य जन में ये विश्वास है कि हिंदुत्व के रक्षक और अपराधियों के भक्षक जी। तो जनता को चाहिए ठीक कानून व्यवस्था, जहां उसके बच्चे जाए पढ़ने के लिए सुरक्षित घर वापस आ जाए, पति जाए दुकान पर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए सुरक्षित वापस आ जाए, वो मिल रहा है उसको। वाजपेयी साहब, करहल से आज जब अखिलेश यादव नामांकन भर रहे थे तो उन्होंने कहा कि केवल वो करहल से ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों से लड़ रहे हैं और सभी जगहों पर वो भाजपा को मात देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं अखिलेश यादव जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को रोक नहीं सकता। कम से कम ऐसी भी कल्पना ना करें कि 403 सीट जीत कर वो आ जाएंगे। और जिस दिन वो जीत कर आ जाएंगे तो फिर तो समझ लीजिए देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, राजनीतिकवाद शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जी। अब वाजपेयी साहब, जिस तरीके से पहले चरण को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम बड़े नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेल्ट में उतारे हुए नजर आ रही है, एक जो लखनऊ के गलियारों में बात चल रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में, ये कि जाट जो है वो बीजेपी से बहुत नाराज है, इसीलिए जेपी नड्डा को भी, राजनाथ सिंह को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, अमित शाह को भी और योगी आदित्यनाथ को भी, सबको मिलकर मनाना पड़ रहा है जी। कि अगर इस खुशफहमी में समाजवादी पार्टी जीना चाहती है तो जिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। जो पहले चरण में हमारा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व तो उतर कर गया है, घर घर पर्चे बांटने का क्रम शुरू करके कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है, वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें चरण तक चलेगा। ऐसा नहीं कि केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 में से 53 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अखिलेश यादव पहले चरण की। अच्छा, पिछली बार भी ये चुनाव लड़े थे, जनता को एक जोड़ी पसंद है अखिलेश और राहुल की जी। जनता ने जोड़ी को नकार दिया। हाँ। उस समय भी रालोद उनके साथ था जी। आज वो अखिलेश जी राहुल के साथ बैठा। मेरा सवाल भी इसीलिए है वाजपेयी साहब, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे बेल्ट में तमाम विपक्षी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन क्या किसान आंदोलन के कारण इस बार ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है वाजपेयी साहब? मुझे तो कोई कठिनाई नजर नहीं आ रही, मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूँ। हाँ। और किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ। और एक बात आज और कहना चाहता हूँ, जिस जाट समाज की बात कर रही है ये क्या नाम समाजवादी पार्टी, जाट लोग अधिकतर आर्य समाजी, चौधरी चरण सिंह जी रोज प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। तो जो जाट आर्य समाजी है, यज्ञ करता कभी भी आर्य समाज का व्यक्ति यज्ञ करने वाले व्यक्ति राष्ट्र विरोधी नहीं होगा, आतंकवादी नहीं होगा। एक यज्ञ जयंत चौधरी ने भी किया जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल थे वाजपेयी साहब। उस यज्ञ से नहीं मतलब है रोजाना घर में इनका यज्ञ होता हो। ठीक है, आखिरी सवाल समाज का अनुयायी है। आखिरी सवाल बता दो, आखिरी वाक्य कह रहा हूं मैं जी, कि अगर जाट को ये अनुमान है कि ये समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को छुड़वाती है, जाट को मालूम है कि कवाल कांड हुआ था, सचिन और गौरव की हत्या हुई थी अपनी बहन की असमत बचाने के लिए जी, ये वो दृश्य जनता के सामने है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और युवाओं को लेकर कांग्रेस भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्या स्थिति देख रहे हैं आप कांग्रेस की? क्या खेल बिगाड़ सकती है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं,
ये बात उन्होंने कही थी, और जिस लड़की को आगे रख के बात कही थी, पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, उसको आपने अपनी पार्टी में जनता शामिल कर पार्टी के लिया। साथ है। हाँ। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं जी। और अभी तो खेल शुरू हुआ है शहर मात का, जी। और हम भी उस खेल को खेलने में माहिर हैं। लेकिन इस खेल में क्या अखिलेश यादव को बढ़त दिख रही है? और तय नहीं, मैंने कहा ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं अखिलेश जी को रोक नहीं सकता। मैं आपसे 10 तारीख को भी बात करूंगा वाजपेयी जी, जिस दिन परिणाम आएंगे। 10 मार्च को हम भी बात करेंगे और आप भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो सवाल हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो अब पूरी तरीके से दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ आज करहल से अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल जो एक समय मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान नहीं किया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने भी इस बात की पुष्टि की है, लेकिन अगर बघेल वाकई भारतीय जनता पार्टी की टिकट से करहल में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो बीजेपी की यह कोशिश है कि एक समय जो मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा चक्र को बनाने का काम करता था, वही व्यक्ति 1993 से करहल के इस सुरक्षित किले में सेंध लगाए। अब खबर जरा कांग्रेस पार्टी से जुड़ी भी आपको बता देते हैं। यूपी चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कमान संभालने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को नोएडा पहुंची। इस दौरान उन्होंने नोएडा से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन किया। इससे पहले नोएडा पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने कालीबाड़ी मंदिर में माथा टेका। उसके बाद झुग्गी जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। प्रियंका गांधी के नारे लगाते हुए कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आए और प्रियंका गांधी भी पूरे उत्साह के साथ पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांगती हुई नजर आईं। संसद का बजट सत्र सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। इस सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद विभिन्न विभागों के बजटीय आवंटन पर विचार के लिए अवकाश रहेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से आरंभ होगा, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सबसे पहले देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को याद किया जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। उन्होंने कहा कि आजादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों को भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। और क्या कुछ कहा है देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के बजट सत्र के अपने अभिभाषण में, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आज संसद के इस समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा ना रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने इस कार्यक्रम के माध्यम से यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने
यहां समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाइयों और बदला लेने की सोच रखने वालों से सावधान हैं और उन्होंने फिर से सत्ता से बेदखल करने का मन बना रखा है और भाजपा को पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत दिलाने का भरोसा जो है जता रखा है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस वर्चुअल रैली में सीएम योगी आगरा से और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ से शामिल हुए। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस पहली वर्चुअल चुनावी रैली में, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था। बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला विधानसभा सीट से नामांकन किया। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है। उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 1 फरवरी यानी मंगलवार है। नामांकन पत्रों की पड़ताल 2 फरवरी को होगी। नामांकन 4 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बरनाला जिले की भदौड़ विधानसभा सीट से भी नामांकन भरा है। 5 बार के सीएम रहे शिरोमणि अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल ने लंबी सीट और सुखबीर बादल ने जलालाबाद से नामांकन भरा है। बादल 6वीं बार लंबी के चुनाव मैदान में है। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को संसद में घेरने की फुल प्रूफ योजना बना ली है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजट सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस इस दौरान देश में महंगाई, बेरोजगारी, कृषि और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के दाम बढ़ाने का मुद्दा उठाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जासूसी के जरिए लोगों की निजता का हनन कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को भी सदन में उठाएगी। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम दूसरे दलों के नेताओं से भी पूछेंगे कि इन मुद्दों को संसद के पटल पर किस तरह से उठाना चाहिए। पेगासस हमारी आजादी छीन रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने बजट सत्र से पहले अपने तेवर दिखाए हैं, उससे सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। नहीं, हमने ये पहले से कहते आए और सदन इसीलिए तो मानसून सेशन लास्ट टाइम हमारा नहीं चल सका। उस वक्त कई लोगों ने हमारे ऊपर टिप्पणी की कि ये ऐसा अपोजिशन पार्टी वाले संसद नहीं चलाने दे रहे हैं और ये रूलिंग पार्टी का ही था। लेकिन सच्चाई तो ये बाहर निकली है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये बोला है कि जो पेगासस एनएसयू के तरह इन्होंने परचेस करके उसका उपयोग किया है पॉलिटिशियंस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, आर्मी के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, वो खुलासा हो गया। तो ये इश्यू भी हम उठाएंगे और इसको किस ढंग से ले जाना, इसके लिए
एक सहमति भी बनना चाहिए अपोजिशन जो सर पार्टी में। सहयोगी दल है आपका, उनके साथ आप पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे या कांग्रेस अकेले घेरेगी? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आपने सुने शायद। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि दूसरों पार्टी के नेताओं से भी पूछेंगे और इसको किस ढंग से हम उठाना है। और ये अकेले उठाए बात और है, हर पार्टी उठाना चाहती है, लेकिन सब मिलके कब उठाना, किस वक्त इसको लेके जाना, इसके लिए हम सभी से पूछताछ करेंगे। और पेगासस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे को कमजोर कर रहा है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमजोर कर रहा है, हमारे आज़ादी छीन ले रहा है और लोगों के जितने भी है प्राइवेसी है वो भी छीन ले रही है। इसके लिए तो हम पूरे लोग एक होके पहले भी लड़े हैं। हमने 2 दिन पहले जयंत चौधरी ने चुनाव बाद बीजेपी से गठबंधन के सवाल के जवाब में कहा था कि वो चौवन्नी नहीं है जो पलट जाएं। जयंत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जयंत अभी बच्चे हैं और उनका इतिहास का ज्ञान कमजोर है। और क्या कुछ कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जयंत जी के बारे में जितना कम कहे अच्छा। बच्चे हैं, अभी अभी मैदान पे आए हैं। उनकी पिता कितने बार दल बदल कर चुके हैं। ये पहली बार किस पार्टी से चुनाव लड़के जीते थे, किसकी गठबंधन में। थोड़ा इतिहास की ज्ञान इतनी कमजोर है, हमें पता नहीं था। इसलिए बच्चों को माफ कर देना चाहिए। विषय हमें चुनाव, हम अहंकारी नहीं है, हम चुनाव में तो सब समाज के पास जाते हैं। कल मेरे प्रदेश अध्यक्ष नीचे बैठ के कोई गरीब बुजुर्ग के आशीर्वाद ले रहे थे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री घर घर पहुंच रहे हैं। ये मजबूरी है, क्या प्रजातंत्र की तकाजा है, जनता के पास जाना पड़ेगा। जो सोने की चामच लेके जन्मे हुए लोग, उनको ये पसंद नहीं। वो कहते हैं गली गली बीजेपी घूम रहा है, क्या हम। अब खबर कोरोना संक्रमण से जुड़ी। कोरोना के नए मामलों में रविवार के मुकाबले 10% की लगातार गिरावट आई है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,09,918 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के कारण बीते 24 घंटों में 959 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इसी दौरान 2,62,628 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना से हो रही मौत के कारण अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। देश में सबसे ज्यादा मामले केरल में मिले हैं। यहां लगातार दूसरे दिन 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केरल में बीते 24 घंटे में 5,570 संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद कर्नाटक में 28,264 केस हैं, महाराष्ट्र में 22,444 केस हैं, तमिलनाडु में 22,238 मामले हैं, आंध्र प्रदेश में 10,310 मामले सामने आए हैं। इन 5 राज्यों में देश के कुल कोरोना संक्रमितों में 64.22% केस मिले हैं। केरल में अकेले 24.5% केस सामने आए हैं। चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक में अब सिर्फ 4 दिन बाकी है। तमाम सावधानियां बरतने के बाद भी अब बीजिंग में जून 2020 के बाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को बीजिंग में कोरोना के 20 नए मामले आए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित फेंगताई जिले में मिले हैं। 4 फरवरी से शुरू हो रहे इन खेलों को कोरोना मुक्त कराने के लिए चीन ने बीजिंग के आसपास के कई इलाकों में लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसके कारण बिना किसी जानकारी के 20 लाख से ज़्यादा लोग अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर हो गए हैं। वहाँ के अधिकारियों ने कई आवासीय परिसरों पर लॉकडाउन लागू कर दिया है। साथ ही अधिकारियों ने शहर के 20 लाख लोगों के टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस के मामले मिलने के बाद शहर के उत्तरी जिले के कई रिहायशी इलाकों को सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि चाओआंग जिले के रंजोली इलाके को शनिवार को सील कर दिया गया। किसी को भी परिसर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। चीन शुक्रवार को ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है, जिसके मद्देनजर बीजिंग हाई अलर्ट पर है। तो आज के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला FM न्यूज़ पर लगातार जारी है।